हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बुक। लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है। लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम कृषि कानून 2020 से संबंधित 360 डिग्री चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे क्या है ये कृषि कानून 2020, साथ ही साथ हम यह भी चर्चा करेंगे कि इस कानून में कौन से ऐसे नए प्रारूप लाए गए हैं जिनको लेकर के पूरे भारतवर्ष के किसानों द्वारा विरोध किया जा रहा है। हम यह भी जानेंगे कि सरकार का पक्ष क्या है, सरकार किसानों को क्या बताना चाह रही है जो कि किसान नहीं समझ पा रहे हैं। क्या वाकई में यह कृषि कानून 2020 किसान विरोधी कानून है? और हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं इस कृषि कानून 2020 से, उस सब पे चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहिए और जितने भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनते हैं उन सब पे चर्चा करी जाएगी। शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कृषि कानून 2020 ये अभी हाल ही में इस पे राष्ट्रपति महोदय द्वारा सिग्नेचर किया गया और फिर इसने कानून का रूप लिया। उसके बाद से इसका विरोध शुरू किया गया पूरे भारतवर्ष के किसानों द्वारा। और जो जहाँ के किसान सबसे ज़्यादा विरोध कर रहे हैं इस कृषि कानून को लेकर के, वो राज्य हैं पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। विरोध पूरे भारतवर्ष में हो रहा है लेकिन सबसे ज़्यादा विरोध किया जा रहा है पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों द्वारा। वीडियो के एंड होते होते तक आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान इसका सबसे ज़्यादा विरोध क्यों कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक और भारतीय जनता पार्टी की एक विंग है जिसको बोलते हैं भारतीय किसान संघ। भारतीय किसान संघ ने भी गवर्नमेंट को बताया था, सरकार को बताया था कि इसमें कई सारे इशू हैं एमएसपी को लेकर के इस नए कानून में। और हालांकि जो इनका विरोध था, इन्होंने अपने विरोध को सरकार के पास दर्ज कराया था, लेकिन ये विरोध को लेकर के सड़कों पर नहीं उतरे हुए थे। ये बीकेएस भारतीय किसान संघ ने सरकार के पास तो अपना विरोध दर्ज करा दिया था इस नए कृषि कानून 2020 को लेकर के, लेकिन इन्होंने अपना विरोध सड़कों पर नहीं किया था। बेसिकली 3 कृषि कानून हैं जिनका विरोध किया जा रहा है। इनके नाम लंबे चौड़े हैं और ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा नाम कृषि कानून 2020 से संबंधित नहीं है, फार्मूला 2020 से संबंधित नहीं है, या फिर कौन सा संबंधित है। तो तीनों नाम मैं एक बार पढ़ देता हूँ, इसको आप याद रखोगे। द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन लॉ 2020, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस लॉ 2020, इसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट लॉ 2020। ये नेम है इनके, और इनको हिंदी में किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा कानून 2020, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान समझौता कानून 2020, और तीसरा जो है उसे आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020 नाम से जानते हैं। अब हम तीनों कानून को अलग अलग जानेंगे, इसके क्या है इस तीनों कानून में अलग अलग पहले हम जानते हैं। पहला कानून द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन लॉ 2020 की चर्चा करें उससे पहले एपीएमसीज एंड एमएसपी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एपीएमसीज का फुल फॉर्म है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमोडिटीज और एमएसपी का फुल फॉर्म है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है कि प्रत्येक वर्ष किसानों की उपज के लिए मिनिमम दाम कितना दिया जाए किसी भी उपज के लिए। जैसे 2020 में जो किसानों को उनके गेहूं की उपज का मूल्य मिला था वो प्रति कुंटल 1925 रुपये मिला था। और एमएसपी के द्वारा किसानों की उपज को सरकार खरीदती है। कौन खरीदता है? सरकार द्वारा कुछ मिडिल मैन होते हैं सरकार के, जिनको सरकार लाइसेंस देती है, इनको लाइसेंस्ड मिडिल मैन बोलते हैं, और ये किसानों की उपज को खरीदते हैं। कहाँ पे खरीदते हैं? ये इन्हीं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमोडिटीज़ में ही किसानों की उपज को खरीदते हैं। और भारत में इस समय लगभग कुल 7,000 एपीएमसीज हैं जहाँ पे किसानों की उपज को लाइसेंस्ड मिडिल मैन, जो कि सरकार द्वारा बनाए गए मिडिल मैन हैं, उनके द्वारा इस उपज को खरीदा जाता है। तो अब समझ में आ गया होगा कि एपीएमसीज, इसको हिंदी में सरकारी कृषि मंडी कहते हैं, जहाँ पे किसान ले जाके अपनी उपज को बेच सकता है। और जो इनकी उपज को खरीदता है वो सरकारी लाइसेंस आदमी होता है, जिसको
मतलब बिचौलिया बोलते हैं ये, लेकिन ये बिचौलिए सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और इनको गवर्नमेंट लाइसेंस प्रदान करती है और एक मिनिमम प्राइस भी गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड कर दिया जाता है कि इससे कम पे नहीं खरीदा जा सकता है, उससे ऊपर आप खरीद सकते हो। और इन्हीं मंडीज में किसान अपनी उपज को बेचता है। तो प्रेजेंट टाइम में ये व्यवस्था है कि किसान अपनी उपज को ले जाके सरकारी कृषि मंडी यानी कि एपीएमसी में लाइसेंस्ड मिडिल मैन के थ्रू अपनी उपज को बेच देता है। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या फिर जो रिटेलर्स हैं, इन लाइसेंस्ड मिडिल मैन से उससे किसान की उपज को खरीदते हैं। इसको ऐसे समझते हैं कि कोई किसान की उपज है, जैसे गेहूँ किसान की उपज है, तो गेहूँ किसान ने क्या किया कि एपीएमसी में जाके अपने गेहूं को, इस वर्ष गेहूं का जो एमएसपी था सरकार द्वारा निर्धारित वो 1925 रुपये था। तो सरकार द्वारा निर्धारित गेहूं की एमएसपी पर या फिर उससे ज़्यादा दाम पर जाके एपीएमसी यानी कि सरकारी कृषि मंडी में किसान ने लाइसेंस्ड मिडिल मैन को अपनी उपज को बेच दिया। अब ये लाइसेंस्ड मिडिल मैन जो है इस उपज को किसी कंपनी को या फिर किसी रिटेलर को बेच देते हैं। किसान को उनकी उपज का दाम मिल गया सरकार द्वारा निर्धारित दाम के बराबर या फिर उससे ज़्यादा, और फिर कितने में बिकता है इससे किसानों को कोई मतलब नहीं होता है। ये अभी प्रेजेंट टाइम में जो व्यवस्था है हमारे देश में वो ये है। अब जो पहला कानून है द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन लॉ 2020। इस कानून के तहत बताया जा रहा है कि अब किसान पूर्णतः मुक्त होगा इंटर स्टेट बॉर्डर से, यानी कि कानून में कहा जा रहा है कि किसान अब पूरे इंडिया में कहीं भी ले जाके अपनी उपज को बेच सकता है। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि इसके पहले क्या ऐसा नहीं था। इसके पहले भी ऐसा ही था, किसान अपनी उपज को कहीं भी ले जाकर बेच सकता था पहले भी। इसमें ये कानून में बताया तो जा रहा है, लेकिन ये कोई परिवर्तन नहीं है। किसान के लिए पहले भी कहीं पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं था, किसान अपनी उपज को किसी भी भारत के प्रदेश में या फिर किसी भी ज़िले में ले जाकर बेच सकता था। हाँ, लेकिन ऐसा ज़्यादातर किसान ऐसा करते नहीं थे। उसका कारण ये था कि एक तो अगर आप दूसरे स्टेट में ले जाके अपने उपज को बेचते हो तो सबसे पहले क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ऐड हो जाता है। साथ ही साथ जिस दिन उपज आप लेके पहुंच रहे हो दूसरे स्टेट में या फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे आपकी उपज नहीं बिकती तो फिर उसे आपको स्टोर करने का खर्चा भी ऐड हो जाता है। तो फिर क्या दूसरे स्टेट में जहाँ पे आपके स्टेट से ज़्यादा रेट में बिक रहा है वहाँ पे ले जाके बेचने पे आपका उपज उतना ज़्यादा आमदनी आपको दे पाएगा? ये सब ध्यान में रखते हुए किसान क्या करते थे कि दूसरे स्टेट में ज़्यादातर किसान नहीं बेचते थे। हाँ, कुछ एक किसान जो बड़े किसान थे वो ले जाके दूसरे स्टेट में जहाँ उनको उनकी उपज का अधिक मूल्य मिलता था वहाँ पे बेचते थे, क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन और फिर स्टोर हाउस का खर्चा भी ऐड करके अपना वहाँ पे ले जाके बेच देते थे और उनके पास ज़्यादा उपज होती थी तो फिर वो प्रॉफिट गेन कर लेते थे। लेकिन क्या है कि जब कम उपज वाला किसान ये करेगा तो उस पर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ऐड होगा, साथ ही साथ फिर अगर स्टोर करना पड़ गया तो स्टोर का खर्चा ऐड होगा। तो कम उपज वाला किसान उस खर्चे के बाद उतना आमदनी नहीं कर सकता था, इसलिए नहीं बेचने जाता था। और इंडिया में, हमारे भारत में जो किसान हैं, छोटे किसान हैं, उनकी संख्या 85% है। और छोटे किसान की परिभाषा भारत में ये है कि जिनके पास 2 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर से कम की भूमि है उन्हें सरकार द्वारा छोटे किसान के रूप में मान्यता दी गई है। तो भारत में कुल 85% छोटे किसान हैं। अब इस कानून के तहत प्राइवेट मंडियां स्थापित करने की बात की गई है कि गवर्नमेंट का ये कहना है कि एपीएमसीज को बंद नहीं किया जाएगा, यानी सरकारी कृषि मंडी को बंद नहीं किया जाएगा। इसके पैरेलल में एक प्राइवेट मंडी को स्थापित कर दिया जाएगा। किसान पूर्णतः मुक्त होगा, वो अपने उपज को ले जाके सरकारी कृषि मंडी में बेचे या फिर जो कि प्राइवेट मंडी स्थापित करी जाएगी उसमें जाके बेचे। देखो, और सरकार का कहना है कि प्राइवेट मंडी स्थापित होने के बाद किसान को उसकी उपज का एमएसपी से कहीं ज़्यादा मूल्य प्राप्त होगा, क्योंकि प्राइवेट जो प्लेयर्स आएंगे उनमें होड़ हो जाएगी किसानों के सामानों को खरीदने के लिए, किसानों के उपज को खरीदने के लिए। इसको ऐसे समझते हैं कि किसी के पास गेहूं है और वो अभी गेहूं ले जाके बेच रहा है एपीएमसी को, लेकिन जो नया कानून बना उसके अनुसार प्राइवेट को भी डायरेक्ट किसान गेहूं बेच सकता है। उसके पास ये अधिकार होगा कि वो अपने उपज को लाइसेंस्ड मिडिलमैन को बेचे या फिर किसी प्राइवेट आदमी को बेचे
या फिर वो डायरेक्ट कंपनी को अपनी उपज को बेच दे। ये तीनों ऑप्शन किसान के पास ओपन हो जाएंगे। तो सरकार का कहना है कि जितने ज़्यादा ऑप्शन ओपन होंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, किसानों की उपज का दाम किसान को मिलेगा। लेकिन है क्या, हमारे भारत में लगभग 85% किसान छोटे किसान हैं, और जब छोटे किसान हैं और इन छोटे किसानों को फिर नेगोशिएट करना पड़ेगा बड़ी बड़ी कंपनियों से और प्राइवेट व्यक्तियों से। और जब छोटा किसान प्राइवेट व्यक्तियों के साथ नेगोशिएट करेगा तो क्या होगा कि वो उतना ज़्यादा कारगर निगोशिएशन नहीं कर पाएगा। अब क्या है कि कोई आटे की कंपनी है, अपना आटा कंपनी का नाम है, और वो किसानों के पास आएगी जो 1 कुंटल 2 कुंटल गेहूँ प्रतिवर्ष बेचता है, उसके पास आके उसके गेहूँ को खरीदने की बात करेगी। तो फिर जब 1 कुंटल 2 कुंटल गेहूँ बेचने वाला किसान अपनी बात उतने अच्छे से नहीं रख पाएगा जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके सामने। क्योंकि होता क्या है कि जब कोई बड़ी कंपनी वाला आके आपसे बात करेगा तो वो अपने मनमाफिक आपको अपनी बात मनाने की कोशिश करेगा, और आपके पास उपज भी उतनी ज़्यादा नहीं होगी कि आप नेगोशिएट कर सको उससे। तो किसान को यहाँ पे दबना पड़ेगा, ऐसी आशंका किसानों के मन में बनी हुई है। और तो फिर सरकार का क्या कहना है कि ये जो अगर ऐसी आशंका है तो आप आके एपीएमसी पर बेच दो, सरकारी कृषि मंडी पर बेच दो। लेकिन फिर किसानों का क्या कहना है कि जब प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री हो जाएगी एग्रीकल्चर सेक्टर में तो धीरे धीरे ये एपीएमसीज को बंद कर देना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, पहले तो प्राइवेट प्लेयर्स जो लाइसेंस्ड मिडिल मैन हैं उनसे भी बात कर सकते हैं कि आप इनके जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं किसानों के मत खरीदो, उसके एवज में हम आपको ये दे सकते हैं, हम आपका ये प्रॉफिट करा सकते हैं। तो किसानों के मन में एक डर ये बना हुआ है। साथ ही साथ और ये प्राइवेट प्लेयर्स क्या कर सकते हैं कि किसानों की उपज को अपने मनमाफिक दाम पे खरीद सकते हैं। मतलब सरकार तो एमएसपी जारी ही करेगी। अभी प्रेजेंट टाइम इंडिया में एक रिपोर्ट कुछ दिनों पहले ही आई कि सिर्फ और सिर्फ 6% किसान ही एमएसपी का फ़ायदा उठा पा रहा है पूरे भारतवर्ष में। और इस 6% किसान में भी ज़्यादातर किसान पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का किसान है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों द्वारा सबसे अधिक विरोध क्यों किया जा रहा है। अभी सरकार की कुछ दिनों की पहले की ही रिपोर्ट है जिसमें बताया गया कि एमएसपी का मिनिमम सपोर्ट प्राइस का फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ पूरे भारतवर्ष के 6% किसान द्वारा उठाया जा रहा है, और मैक्सिमम किसान पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से आता है। इसीलिए पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों द्वारा इसका तगड़ा विरोध किया जा रहा है। अब आप देखो, प्राइवेट मंडी स्थापित करने का रास्ता साफ किया गया पहले कानून से। साथ ही साथ किसानों को बताया जा रहा है कि किसान फ्री हो जाएगा पूरे इंडिया में कहीं पे भी जाके अपनी उपज को बेचने के लिए, जबकि इंडिया में कभी भी बाउंडेशन था ही नहीं किसानों के लिए कि आप कहाँ पे बेचो। हाँ, जो बाउंडेशन था वो सिर्फ और सिर्फ जो लाइसेंस्ड मिडिल मैन एपीएमसीज में काम करते थे उनके लिए बाउंडेशन था कि आप सिर्फ और सिर्फ उनके लिए एरिया फिक्स कर दिया जाता था कि आप सिर्फ इन्हीं एरिया के किसानों से सामान को, उनकी उपज को खरीद सकते हो। किसानों के लिए कभी बाउंडेशन नहीं था, लाइसेंस्ड मिडिल मैन के लिए ही बाउंडेशन था। तो ये बाउंडेशन जो हटाने की बात की जा रही है ये किसानों के लिए तो था ही नहीं, बल्कि इन लाइसेंस्ड मिडिल मैन जो हैं उनके बाउंडेशन को हटाने की बात की जा रही है कि। और ऐसी बात क्यों की जा रही है? क्योंकि जब प्राइवेट एंट्री होगी तो प्राइवेट तो कहीं भी जाके कुछ भी खरीद सकता है, उसके लिए तो फ्री करना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो इसलिए लाइसेंस्ड मिडिल मैन को भी फ्री कर रहा है गवर्नमेंट कि वो कहीं से भी जाके उपज को अपनी खरीद सकता है। तो ये दो बातें हुई। और किसानों की क्या समस्या है? किसान बोल रहे हैं कि धीरे धीरे ये प्राइवेट एंट्री के बाद, प्राइवेट मंडी स्थापित होने के बाद सरकारी कृषि मंडी बंद कर दी जाएगी, क्योंकि इससे आमदनी सरकार की होगी नहीं। और जब सरकारी मंडी बंद हो जाएगी तो फिर क्या होगा इससे कि जो छोटे किसान हैं, जो सीमांत किसान है ना, उनको भी फिर जाके अपनी उपज को इन्हीं प्राइवेट प्लेयर्स को बेचना पड़ेगा। और ये प्राइवेट प्लेयर्स और क्या क्या गेम खेल सकते हैं? ये खेल सकते हैं कि किसी एक साल खूब ज़्यादा उपज खरीद सकते हैं, जितनी उनकी ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा। तो फिर इससे क्या होगा कि वो ज़्यादा उपज खरीदने के बाद वो उस उपज को स्टोर करके रख लेंगे और अगले साल जाके किसान के पास अपनी
मनमाफिक दाम की बात करेंगे कि भैया इतने में हमको दे दो, 1600 रुपये 1500 रुपये में ही दे दो। अगर किसान मना करेगा तो वो बताएंगे कि हमारे पास तो इतना स्टोर पहले से ही, अगर आपको बेचना है तो बेचो, नहीं तो फिर हम मेरे पास इस साल के काम भर का गेहूँ है। तो किसान को फिर क्या होगा कि पूरे साल भर अपनी गेहूँ बेचने के लिए भटकना भी पड़ सकता है अगर सरकारी कृषि मंडी बंद होती है, तो जैसा कि किसानों के मन में आशंका है। एक जो और पहलू है इस नियम, पहला जो कृषि कानून है, द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन फैसिलिटेशन लॉ 2020, उसके अनुसार क्या है कि सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको प्राइवेट मंडी स्थापित करने के लिए बाध्य भी कर सकती है। ये पहले कानून में ही बताया गया है। और होता क्या है कि जो राज्य सरकार है, जब किसान वहाँ पे अपनी उपज को बेचने जाता है तो किसान से कुछ टैक्स लिया जाता है, बहुत कम टैक्स की मात्रा होती है, वो वहाँ की राज्य सरकार द्वारा, जहाँ पे ये प्राइवेट मंडी स्थापित है जिस राज्य में, वहाँ की राज्य सरकार द्वारा। और इन्हीं जो कम टैक्स लिया जाता है किसानों से, उसी टैक्स से ये एपीएमसी चलती है। तो अगर ये एपीएमसी बंद होती है तो फिर क्या होगा कि स्टेट गवर्नमेंट की आमदनी भी कम हो जाएगी, क्योंकि जो एपीएमसी पर टैक्स लिया जाता है, एपीएमसी बंद होने के बाद वो टैक्स लेना बंद करना पड़ेगा राज्य सरकारों को, और एपीएमसी की आमदनी कम हो जाएगी, जिससे वो पूर्णतः बंद हो जाएंगे। और एक पहलू तो ये हो गया। दूसरा पहलू इस पे क्या है कि सरकार क्या बोल रही है कि अब किसानों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा अगर वो प्राइवेट मंडी के थ्रू बेचते हैं। देखो, प्राइवेट मंडी के थ्रू बेचने पर किसानों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जो कि एपीएमसी के थ्रू टैक्स देना पड़ता था। तो इसका मतलब कि गवर्नमेंट, किसान ये सोच रहे हैं कि इसका यही मतलब हो रहा है कि गवर्नमेंट धीरे धीरे एपीएमसी को बंद करने की ओर अग्रसर हो रही है। तो पहले में क्या क्या है, एक तो ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन हटाया गया किसानों के लिए, वो अपने सामान को, अपनी उपज को कहीं भी जाके बेच सकते हैं। दूसरा, प्राइवेट मंडी स्थापित करने के लिए पूरी तरीके से रास्ता खोल दिया गया है। और साथ ही साथ जो राज्य सरकार है उनको केंद्र सरकार द्वारा बाध्य किए जा सकने का कानून है कि आप अपने वहाँ पे प्राइवेट मंडी स्थापित ही करोगे। इससे संबंधित ये तीनों लॉ थे। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे लॉ। जो दूसरा कानून है, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट एंड प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज लॉ 2020। देखो, ये पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे बेसिस है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है, जैसे आप ये सोचो कि किसान है, अब किसान को गेहूं बेचने का सीजन शुरू होने वाला है, तो कोई बड़ी कंपनी उसके पास जाए और किसान को गेहूं बोने का समय हुआ है। अब किसान मतलब कि हार्वेस्टिंग करने जा रहा है गेहूं की, वो सीजन आ चुका है जब किसान गेहूं की शुरुआत करेगा। उपज मतलब गेहूं पैदा हो, इसके लिए वो उपज की शुरुआत करता है। गेहूं को खेतों में जाके बोने का सीजन शुरू हो चुका है। अभी कोई प्राइवेट कंपनी आए और किसानों से यहीं पे बात कर ले कि हम आपकी उपज का आपको जो है 2400 रुपये प्रति कुंटल या 2000 रुपये प्रति कुंटल देने के लिए तैयार हैं। तो इससे क्या होगा कि किसान अपनी उपज के लिए थोड़ा ज़्यादा मेहनत करेगा और किसान अधिक उपज पैदा करेगा। ऐसा दूसरे लॉ में बताया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को अलाउ कर दिया गया है इंडिया में। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अलाउ होने से अब जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो उपज के पहले ही, अभी उपज हुई नहीं है उससे पहले ही किसान से समझौता कर सकते हैं कि वो उनकी उपज को कितने रुपए में खरीदेंगे। ये पूरी तरीके से लीगल कर दिया गया है इंडिया में। इससे क्या है कि सरकार का ये मानना है कि किसान अपनी उपज को अपने खेतों से ही बेच सकता है, तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी उसका बच जाएगा। अब देखो इससे क्या है, और किसानों का क्या मानना है कि देखो भाई 5-6 महीने पहले एग्रीमेंट हो जा रहा है, ये तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, ये ऐसा किसानों का बोलना है। लेकिन होता क्या है कि जो प्राइवेट कंपनियां आती हैं वो शुरू में तो काम अच्छा करेंगी, लेकिन बाद में चल के वो गड़बड़ काम करने लग जाती हैं। आप एग्जांपल ले लो कि आप सभी ने यूज़ किया होगा अमेजोन और फ्लिपकार्ट। तो क्या था कि शुरुआत में सारे प्रोडक्ट ये फ्री पे घर पे पहुंचाते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, फिर धीरे धीरे इन लोगों ने क्या किया कि 500-300 से कम रुपए का अगर प्रोडक्ट है तो उस पर हम क्या करेंगे, आपको पहुंचाने का चार्ज लेंगे 60 रुपये 70 रुपये। फिर इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने एक नेक्स्ट स्टेप ऐड किया उसमें कि
भाई देखो, जो हमारा प्राइम मेंबर है उसी को हम फ्री में प्रोडक्ट को पहुंचाएंगे, और जो प्राइम मेंबर नहीं है उसको हर प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए एक अलग कास्ट देनी होगी प्रोडक्ट के अलावा। तो आप सब इससे वाकिफ़ होंगे। तो किसानों को यही डर सता रहा है कि शुरुआत में तो क्या है कि शुरुआत में तो 5-6 महीने पहले एग्रीमेंट हो गया, ये अच्छी बात है, लेकिन बाद में कई सारे रिस्ट्रिक्शंस इन प्राइवेट प्लेयर्स द्वारा एग्रीकल्चर सेक्टर में खुद ब खुद लगा दिया जाएगा। तो किसान ऐसी मांग कर रहे हैं कि जो प्राइवेट मंडी है उसके लिए भी कानून बना दिया जाए कि वो एमएसपी से जुड़ी रहेंगी, लेकिन सरकार ऐसा कानून बनाने से इनकार कर रही है। सरकार का कहना है कि वो प्राइवेट मंडियों पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती है, क्योंकि वो प्राइवेट चीज़, हम अब गवर्नमेंट की चीज़ पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, प्राइवेट चीज़ों पर नहीं लगा सकते। लेकिन किसानों का कहना है कि अगर सरकार प्राइवेट मंडियों पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती है किसी कानून के तहत, सिर्फ आश्वासन दे रही है, तो इसका मतलब आगे आने वाले समय में गड़बड़ी होने की पूरी संभावना बनी हुई है। इसीलिए किसान पूरी तरीके से आशंकित है दूसरे लॉ को भी लेकर, जिसका नाम है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज लॉ 2020। ये दूसरा लॉ था। बात करते हैं तीसरे लॉ की। तीसरा लॉ है इसेंशियल कमोडिटीज़ लॉ 2020। इसेंशियल कमोडिटीज़ लॉ में इसकी कुछ जो कि इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, जैसे कि आप आलू और टमाटर, गेहूँ, चावल, ये सारी इसेंशियल कमोडिटीज़ में आती है, यानी कि ये ज़रूरत की चीज़ें हैं। और अभी भारत में क्या नियम है कि इसकी जमाखोरी पूर्णतः बैन है। जो भी इसेंशियल कमोडिटीज़ है उसकी आप जमाखोरी नहीं कर सकते हो। जमाखोरी मीन्स कि उसका स्टॉक आप गवर्नमेंट से छिपा के नहीं रख सकते हो। इससे क्या होता है कि लोग स्टॉक छिपा के रख लेते हैं, और फिर जब चीज़ों का रेट बढ़ने लगता है, स्टॉक मार्केट में किसी चीज़ की कमी होगी तो उसका रेट बढ़ेगा, और जब रेट बढ़ने लगता है तो ये अपने छिपाए हुए स्टॉक को मार्केट में बेच के अधिक पैसा कमा लेते हैं। अभी ये नियम है कि कोई भी इसेंशियल कमोडिटीज़ को स्टॉक, उसका मतलब जमाखोरी, गलत तरीके से जमाखोरी नहीं कर सकता है, जिसको होर्डिंग बोलते हैं। तो मतलब इसकी जमाखोरी पूर्णतः बैन है जो इसेंशियल कमोडिटीज़ है। लेकिन तीसरा नियम जो है इसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट लॉ 2020, इसमें सरकार का ये कहना है कि आप कोई भी चीज़ को अब जमाखोरी, मतलब कि उसको स्टॉक को रख सकते हो सिवाय युद्ध के समय और आपात स्थिति के समय। युद्ध के समय और आपात स्थिति के समय आप जमाखोरी का काम नहीं कर सकते हो इसेंशियल कमोडिटीज़ के साथ, इसेंशियल कमोडिटीज़ के साथ। लेकिन आम दिनों में आप इसेंशियल कमोडिटीज़ की भी जमाखोरी कर सकते हो, ऐसा तीसरे लॉ में बताया गया है, जिसका किसानों द्वारा पूरी तरीके से विरोध किया जा रहा है। और ये तीनों लॉ के बारे में अब आप लोग समझ चुके होंगे। आइए जानते हैं क्या क्या इशू रेस किए जा रहे हैं फार्मर और अपोजिशन के द्वारा। देखो, सारे इशू तो मैंने लगभग बता ही दिया है, जो कुछ एक बचे हुए हैं उनको यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। देखो, एक फेडरल एंगल है। फेडरल एंगल में किसानों द्वारा ये बोला जा रहा है कि जो भी कानून बनाए गए हैं, ये तीनों कानून, इसमें एपीएमसी की बात ही नहीं की गई है। सारे के सारे कानून एपीएमसी के बाहर ही बनाए गए हैं। यानी कि अगर गवर्नमेंट अभी से ये काम करना शुरू कर दे रही है कि एपीएमसी की कोई बात ही नहीं की जा रही, जो भी कानून बनाए जा रहे हैं वो बाहर के लिए बनाए जा रहे हैं, तो इससे गवर्नमेंट की मंशा पर शक पैदा हो रहा है किसानों के मन में। साथ ही साथ जो राज्यों को आदेश दिया जा सकता है सरकार की ओर से कि आपको प्राइवेट मंडी अपने यहाँ स्थापित ही करानी है, इसको लेकर भी किसानों द्वारा विरोध किया जा रहा है, जो किसानों द्वारा इशू रेज किया जा रहा है। और जो अपोजिशन पार्टियां हैं, जो गवर्नमेंट के अपोजिशन पार्टियां हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, उनका क्या कहना है कि उनसे कोई चर्चा नहीं की गई और कानून को ज़बरदस्ती ध्वनि मत से पारित करा दिया गया। लैक ऑफ कंसल्टेशन, ये कहना है जो है आप हमारे देश की अपोजिशन पार्टियों का। और बात करते हैं जो चौथा इशू है, वो है अब्सेंस ऑफ एनी रेगुलेशन इन नॉन एपीएमसीज मंडी। मतलब कि अगर एपीएमसी नहीं है तो उसके लिए कोई सा भी रेगुलेशन एक्ट नहीं है सरकार की ओर से। एपीएमसी जो नॉन एपीएमसी यानी कि जो प्राइवेट मंडियां स्थापित करने की बात सरकार कर रहा है, उस पर कहीं से कोई रेगुलेशन की बात किसी भी फार्म बिल 2020 में नहीं करी गई है सरकार के द्वारा। इसीलिए किसान पूरी तरीके से
इस बिल का विरोध कर रहे हैं। क्या क्या 4 इशू हैं, सॉरी इस कानून का विरोध कर रहे हैं। अब ये कानून का रूप ले चुका है। देखो सबसे पहले एपीएमसी के बाहर ही सारे कानून बनाए गए, तो किसानों का कहना है कि भाई एपीएमसी की बात ही नहीं की जा रही है, तो आगे आने वाले समय में तो एपीएमसी को खत्म होना ही होना है। सरकार ने ऐसा कानून बनाया है कि वो राज्यों को आदेश दे सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य सरकार को आदेश दे सकता है कि आपको प्राइवेट मंडी अपने यहाँ स्थापित करनी ही पड़ेगी। अगर कोई राज्य सरकार चाह रहा है कि वो प्राइवेट मंडी ना स्थापित करे, सिर्फ एपीएमसी के थ्रू खरीद फरोख्त करे, तो भी नहीं कर सकता है। ऐसा कानून बनाया गया है। दूसरा क्या है कि जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो बोल रही हैं कि इसमें किसी से कोई राय मशवरा नहीं लिया गया, किसी पार्टी से, ये ज़बरदस्ती थोपा गया कानून है किसानों के ऊपर। साथ ही साथ कोई रेगुलेटिंग अथॉरिटी नहीं है जो कि प्राइवेट मंडियां स्थापित की जाएंगी इस कानून में। इन्हीं चारों बातों का विरोध किया जा रहा है किसान के द्वारा। सरकार का क्या कहना है? सरकार कह रही है कि मिडिल मैन खत्म होने से किसान अपनी उपज को सीधे सीधे कंपनियों को बेचेंगे तो उनको ज़्यादा फायदा होगा। और किसान बोल रहा है कि कंपनियों को बेचने पे शुरुआत में तो फ़ायदा हो सकता है, लेकिन अगर एपीएमसीज बंद हो गई, जिसकी पूरी संभावना किसानों को लग रही है, तो फिर जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो अपनी मनमानी करने लग जाएंगे। और ज़्यादातर छोटे किसान हैं तो फिर वो प्राइवेट प्लेयर के सामने निगोशिएशन करने के लिए भी उतने ज़्यादा स्ट्रांग तरीके से नहीं खड़े हो सकेंगे। और फार्मर को मिडिलमैन खत्म करने की बात की जा रही है। साथ ही साथ कहा जा रहा है सरकार की द्वारा कि, और जो सरकार द्वारा बताया जा रहा है कि जो प्राइवेट मंडियां स्थापित की जाएंगी उन मंडियों में एपीएमसी के जैसा कोई टैक्स नहीं लगेगा। देखो हल्का सा टैक्स, थोड़ा टैक्स लिया जाता है एपीएमसी में जो किसान अपने उपज को बेचता है उन किसानों के द्वारा। सरकार कह रही है कि आपको टैक्स फ्री भी किया जा रहा है इस प्राइवेट मंडी में, जो कि सरकार द्वारा स्थापित करने की बात कही गई है इन 3 कृषि कानून में। तो तब भी किसान का ये डर है कि भाई टैक्स तुम हमसे ले रहे हो सही है, लेकिन ये प्राइवेट मंडियां हमें आगे चल के धीरे धीरे खोखली कर देंगी, ऐसा किसान द्वारा कहा जा रहा है इस बिल को लेकर के। और सरकार ये भी बताना चाह रही है, काफ़ी इसका जोर शोर से प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि इंटर स्टेट इंटर डिस्ट्रिक्ट फ्री किया जा रहा है किसानों को उनकी उपज बेचने के लिए। जबकि मैंने आपको बताया ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, साथ ही साथ अगर स्टोर करने का खर्चा, ये सब ऐड होने के बाद जो हमारे देश के 85% किसान हैं उनकी उपज उनको फ़ायदा नहीं प्रदान करेंगी अगर वो दूसरे स्टेट में ले जाके अपने उपज को बेचते हैं। और ये बात सरकार द्वारा गलत तरीके से बताई जा रही है कि जबकि ऐसा नियम पहले से ही है कि किसान कभी भी बाउंडेशन में नहीं रहा है कि वो अपनी उपज को कहीं भी बेच सकता है, लेकिन वो बेचने जाता नहीं है। फिर भी इस बिल में ऐसी बातें सरकार द्वारा की जा रही हैं। और ये भी बताया जा रहा है सरकार द्वारा कि प्राइवेट प्लेयर्स वेयर हाउस में और मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में जब इन्वेस्ट करेंगे तो किसानों को उनकी उपज का अधिक मूल्य मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसा ये सब गवर्नमेंट का एस्पेक्ट है और जिसे कि किसान नहीं समझना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको हर जो सरकार द्वारा बताया जा रहा है उसमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई बातें छिपाई जा रही हैं। क्योंकि सरकार द्वारा जब किसानों द्वारा कहा गया कि आप जो प्राइवेट मंडी हैं उनको एमएसपी से जोड़ दो और ऐसा कानून बनाओ, तो सरकार डिनाई कर रही है कि हम प्राइवेट चीज़ों के लिए कानून नहीं बना सकते। तो इसीलिए किसान डरा हुआ है। भारत सरकार का एक लक्ष्य भी है। भारत सरकार किसानों की इनकम को 2022 तक दुगना करना चाहती है और सरकार का कहना है कि वो उसी लक्ष्य के तहत इन सारे नए कृषि कानूनों को बनाया जा रहा है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, आता भी है। इसको मैंने कई बार बताया है कि इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है किसानों की इनकम को 2022 तक दोगुना करने का। देखो पूरा कंक्लूजन ये निकल के आता है कि बिना किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट के, स्ट्रॉन्ग अरेंजमेंट के, अगर प्राइवेट मंडी को स्थापित किया जाता है तो वो आने वाले समय में किसानों के लिए कहीं ना कहीं नासूर बनी जाएगी। देखो अगर उनके ऊपर कोई, प्राइवेट के ऊपर कोई दबाव नहीं होगा गवर्नमेंट का, तो वो फिर धीरे धीरे किसानों पे अपना दबाव बना के किसानों को खोखला करना शुरू कर देंगी। और देखो एक जो मैंने अमेज़ोन का एग्जांपल लिया, ये हमारे लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन किसानों की जो उपज होती है वो उनका जीवन होती है। और आप समझ सकते हो कि किसान
क्या करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं अगर उनकी उपज का पूरा मूल्य उनको नहीं मिलता है। काफ़ी सारे न्यूज़ आपने सुनी होगी इससे संबंधित, किसानों की आत्महत्या से संबंधित। और अगर प्राइवेट जो मंडियां स्थापित की जा रही हैं उनमें कोई स्ट्रांग इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट नहीं किया जाता है, तो जो अनऑर्गेनाइज्ड स्मॉल फार्मर हैं उनके लिए, उनकी इकोनॉमी के लिए, उनके प्रोडक्ट को बेचने के लिए मन माफिक दाम पे ये प्राइवेट प्लेयर्स खरीदेंगे आने वाले समय में, ऐसी पूरी संभावना है। और सरकार को चाहिए कि वो कोई ना कोई, अगर उसको प्राइवेट प्लेयर्स को एंट्री देनी ही है तो प्राइवेट प्लेयर्स के ऊपर भी कोई ना कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बैठाया जाए लॉ बना के, कि जिससे वो भी दबाव में रहें सरकार के। क्योंकि देखो अभी आप एक एग्जांपल और ले सकते हो कि बीएसएनएल का, कुछ दिनों पहले आप बीएसएनएल की स्थिति सोचो कि बीएसएनएल के सिम को लेने के लिए लोग लाइन में लग के लेते थे, लेकिन जब से प्राइवेट की एंट्री हुई टेलीफोन सेंटर में, दूर संचार सेक्टर में, तब से क्या हुआ, बीएसएनएल धीरे धीरे अपना उसका जो था काम वो खत्म होता गया। और उससे ये भी हुआ कि बीएसएनएल का काम खत्म होता गया और बीएसएनएल धीरे धीरे बंदी के कगार पर पहुंच चुका है, बंद होने के कगार पर पहुंच चुका है। ठीक उसी तरीके से कुछ ही समय में ये प्राइवेट मंडियां जो एपीएमसीज हैं उनको बंद करा देंगी और किसान पूर्णतः इन प्राइवेट मंडियों पर निर्भर हो जाएगा। और फिर निर्भर होने के बाद क्या होगा कि ये किसानों से मन माफिक दाम पे उनकी उपज को खरीदेंगे। और आप समझ सकते हो, देखो पहले आप जियो का एग्जांपल ले सकते हो, शुरुआत में कितने दिनों तक इसने फ्री दिया, फिर 300 रुपये मंथली किया, फिर 600 मंथली किया। तो ये एक तरीका होता है इन प्राइवेट प्लेयरों का कस्टमर को अट्रैक्ट करने का। उसके तहत ये किसानों के साथ भी अपनी जो इनका तरीका होता है वो किसानों के साथ भी अपनाएंगे आने वाले समय में, अगर उनके ऊपर कोई भी स्ट्रांग अरेंजमेंट नहीं किया गया। इन प्राइवेट मंडियों के ऊपर कोई ना कोई अरेंजमेंट गवर्नमेंट को करना ही होगा अगर वो प्राइवेट मंडियां स्थापित करना चाह रही हैं और किसानों की आय को दोगुना भी करना चाह रही है। तो बिना कोई इन प्राइवेट मंडियों के स्थापित किए अगर गवर्नमेंट ऐसा काम कर रही है तो वो किसानों के हित में नहीं होगा। होप आपने पूरा विषय अच्छे से समझा होगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप स्टडी ऑन लर्निंग बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।